ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां मध्य प्रदेश में लगातार तेज होती हुई विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला। दोनों पार्टियों नेताओं के बीच धक्का मुक्की यहां पर हुई है। ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप यहां पर मीनाक्षी नटराजन पर लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तेलंगाना में एफआईआर की बात यहां पर कही गई, सवाल उठाए गए, ये कहा गया है कि उन्होंने जानकारी यहां पर छुपाई है। भारतीय जनता पार्टी रिटर्निंग ऑफिसर के पास यहां पर पहुंची, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये राइट्स नहीं है कि यहां पर उनके नामांकन को निरस्त कर सके। मामला जो है अब ये न्यायालय का है और देखिए यहां पर निरस्त करने के नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अब ये जो फाइट है ये बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर यहां पर सता रहा है। कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी हैं, माफ कीजिए, कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिफ्ट कर दिया है बेंगलुरु में, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी में देखिए अजय जी हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एक बार फिर जुड़ गए। अजय जी, अब इस मामले को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। यहां पर विधानसभा में हलचलें कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि दोनों पार्टी के नेता अब आमने सामने आ गए और ये हंगामे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, यानी कि अब तनाव की स्थिति बन गई। देखिए आगे क्या हुआ कि इसमें जो नियम होता है कि जब तक इस तरह काउंटिंग होती है तो जो बीजेपी का जो आरोप है कि जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन यहाँ पहुंच चुकी है। मीनाक्षी नटराजन सीधे रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में गई है। उनके साथ पहला जो राजनाथ पटेल और एक दो कांग्रेस के नेता चले गए, उस पर उनकी आपत्ति थी और उसी को लेकर के ये हंगामा दोनों तरफ हुआ है। क्योंकि इसमें बड़ा सावधानी से होता है कि आपत्तियां इस तरह की होती रहती हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन खुद आई हैं और उसके स्वाभाविक आप समझते हैं इनके समर्थक, इनके जो कार्यकर्ता कांग्रेस जो भी जो इसमें आ गए इनके आने के बाद से, और इसलिए दोनों ही पार्टियां आमने सामने नहीं और जमकर हंगामा हो रहा है। जो रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल जो इनका मार्शल जो उनको लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर न घुसने पाए, कोई विवाद की स्थितियां बनने पाए, उनका पुलिस बल जो मार्शल विधानसभा के रहते हैं उनको ड्यूटी में सिक्योरिटी में बढ़ा दी गई है। लेकिन ये है कि अभी भी इस मुद्दे पर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला पेंडिंग कर दिया और वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगातार आबादी आ रही होंगी। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में लीगल मदद ली जाएगी और मुझे लगा है कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन का मार्गदर्शन मांगा जाएगा, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर पूरे शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी के लोग ज्यादा संख्या में, ज्यादा पावरफुल लोग हैं, उसके बावजूद कांग्रेस के लोग पूरी दमदारी के साथ मीनाक्षी नटराजन के साथ खड़े हुए हैं और विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह का समर्थन है और एकजुटता यहाँ पर कांग्रेस के अंदर अब दिखाई भी दे रही है कि मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में सब कांग्रेस नेता यहां पर पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी ये बता रहे हैं कि हंगामे की तस्वीरें हैं। जब दोनों ही दलों के नेता आमने सामने आए तो किस तरह का हंगामा यहां पर हुआ। शुक्रिया अजय जी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव, माफ कीजिए, विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की सरगर्मियां बढ़ी हैं और प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को लेकर जिस तरह के आरोप थे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता विधानसभा में आमने सामने आए, कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की यहां पर हुई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से यहां पर माहौल गरमाया हुआ है। दोनों ही दलों के नेता झूमा झटकी और धक्का मुक्की की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें विधानसभा से आपको दिखा रहे हैं। तो ये शोर शराबा, ये धक्का मुक्की, विधानसभा में दंगल जैसे हालात यहाँ पर, तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता यहाँ पर आमने सामने आ गए और आमने सामने आए तो यहाँ पर देखिए हालात किस तरह के बने। हंगामा यहाँ पर बरपा, धक्का मुक्की की नौबत आई, यहाँ पर चिल्ला चोट जो है शोर शराबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये विधानसभा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इस तरह के हालात बने, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए और एफआईआर का जिक्र यहाँ पर किया है कि उन्हें कुछ जानकारी है जो छिपाई है कि एफआईआर उनके ऊपर तेलंगाना में, उसका विरोध कांग्रेस लगातार करते हुए पहुंची और फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने यहाँ पर, पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लगातार जो है समझाइश यहाँ पर दी जा रही है, नेताओं को बीच बचाव की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। धक्का मुक्की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी जमकर हो रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यानी कि विधानसभा के अंदर दंगल जैसे हालात यहाँ पर बन गए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे और कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता मौजूद थे। तो अपने अपने तो अमूमन जब इस तरह के हालात बनते हैं ये देखने मिलता है, क्योंकि देखिए जब मामला यहाँ पर गरमाया हो और जब दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को राज्यसभा पहुंचाने में एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हों और ऐसे में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि दूसरा दल प्रत्याशियों पर सवाल उठाए, कई गंभीर आरोप लगाए और इस तरह से कहा जाए कि देखिए मामले जानकारियां छुपाई जा रही और अब उसके बाद होता यही है कि दूसरी पार्टी के अंदर आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर किसी बात को लेकर कहासुनी भी होती है, दोनों दलों के नेताओं में आमने सामने आते हैं और ये हालात यहाँ पर बन जाते हैं। लेकिन विधानसभा में इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं कि जब दोनों ही दलों के नेता आमने सामने आते हैं, तनाव जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है और धक्का मुक्की होती है। मुकाबला तो उसी दिन से रोचक हो ही गया था और अब दूसरी तरफ जैसे ही बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा था तो कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं की बाड़ेबंदी शुरू कर दी, बेंगलुरु भेजना शुरू किया। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है कि जब बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी पर मीनाक्षी नटराजन पर गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों के मद्देनजर ये कहा गया है कि उन पर तेलंगाना में एफआईआर दर्ज है, जो जानकारी उन्होंने छिपाई है। नामांकन फॉर्म भरा जाता है, उसमें सारी जानकारियां साझा की जाती हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, आपके ऊपर मामले कितने दर्ज हैं। लेकिन यहाँ पर तेलंगाना पर जो एफआईआर दर्ज है तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन पर, वो जानकारी छुपाने का बीजेपी आरोप लगाती नजर आई। कोशिश यही बीजेपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंची और यहाँ पर कि ताकि मीनाक्षी नटराजन की मुश्किलें यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जब इस दौरान ये सब हुआ तो कांग्रेस के जो नेता हैं वह भी विधानसभा पहुंचे थे और वहां पर आमना सामना हो गया दोनों ही नेताओं के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में। और उसके बाद हालात कुछ इस तरह से बने कि हंगामा बरपा, दोनों ही दलों के नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
जय श्री राम, वंदे मातरम के नारों के साथ यहाँ पर राजधानी भोपाल के विधानसभा की तस्वीरें, जहाँ पर ये हंगामा आप देख रहे हैं और ये हंगामे की तस्वीरें, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता आमने सामने, और नाराजगी यहाँ पर इस बात को लेकर क्योंकि आखिर क्यों ये गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी उनके प्रत्याशी पर लगा रही है, इसको लेकर जब आमने सामने आए तो कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई, तनाव जैसे हालात बने। और राज्यसभा चुनाव को लेकर अब जो सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, अब उस पर कहीं ना कहीं अब विधानसभा में बवाल देखने को मिल रहा है। ये बवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, और देखिए आप, समझाइश की कोशिश की जा रही, लेकिन यहाँ पर लगातार आक्रोश जो है वो नेताओं में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये कहासुनी के दौरान की तस्वीरें हैं। यानी कि अब ये जो मामला है यहाँ पर आप देखिए, राज्यसभा का चुनाव किस तरह से रोचक हो, तो रोचक तो उसी दिन से हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतारा था। लेकिन अब कैंडिडेट को मैदान में उतारने के बाद से ही कांग्रेस को चिंता सताने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। कुछ कांग्रेस को यही लग रहा था कि उनके ही कुछ ऐसा ना हो कि विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर दें। यही वजह है कि तैयारी की गई, रणनीति बनाई गई कि देखिए कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए। और यहाँ से, क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि दूध से जला हुआ दही को भी फूंक कर पीता है, और कांग्रेस इसकी भुगत भोगी है। और कांग्रेस इस बार किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसी वजह से कि तमाम विधायकों को एकजुट कर बेंगलुरु भेजने की तैयारी करी। तो दूसरी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरा दाव यहाँ पर चल दिया। ये उसी दाव के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म को लेकर सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए, जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने तेलंगाना में एक एफआईआर उनके ऊपर दर्ज है जिसे छिपाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और बस इसी को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंची कि भाई उनका नामांकन निरस्त यहाँ पर किया जाना चाहिए, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी वहां पर पहुंचे, बीजेपी के दिग्गज नेता तो मौजूद थे ही, और जब इनका आमना सामना हुआ तो स्थिति विवादित बन गई, और ये बवाल की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा में किस तरह का दंगल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो आमने सामने आए, वो भिड़े। देखिए, नामांकन पत्र पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए, इसको लेकर ये कहना है कि बेवजह की आपत्ति जो है हमारे प्रत्याशी के ऊपर लगाई। और अजय जी हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ एक बार फिर से यहाँ पे जुड़ गए हैं। अजय जी, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन देखिए चुनाव कितना रोचक हो गया है ये तो तभी पता लग गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतार दिया था, महेश केवट। और एक तरफ तो ये बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, और कांग्रेस को तब से ही क्रॉस वोटिंग का डर सता ही रहा था कि ये दूसरा मामला, एक और एक मामला सामने आ गया। देखिए, जो तीनों मुद्दे अलग है, क्रॉस वोटिंग का, हॉर्स ट्रेडिंग का, विधायकों के टूटने का, ये तमाम मुद्दे अलग हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पर आपत्ति हो रही है, जिस मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा हो रहा है, वो निश्चित रूप से एक चुनाव का तकनीकी मुद्दा है। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपत्ति, जो कि फॉर्म की स्क्रूटनी हो रही है, जिन मुद्दों पर आपत्ति हो रही है, इस मुद्दों को लेकर की चर्चा यहाँ पर हो रही है। क्योंकि दोनों तरफ से बड़े दिग्गज लोग आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, एस राहुल कोठारी, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ऐसे में जो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन खुद यहाँ आ गई है, तो वो सब लोग दोनों पार्टियों के नेता हैं, दोनों पार्टियों कार्यकर्ता हैं, तो आपस में झगड़ा घंटा रवैया नारेबाजी चल रही है। तो यह निश्चित रूप से विवाद की स्थिति बन रही है। अजय जी, एक अपडेट और सामने आ रही है इसमें कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि इसमें जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, इसमें किसी तरह के कोई शोकॉज नोटिस का उल्लेख नहीं है। और शोकॉज नोटिस अलग होता है, एफआईआर या फिर अधिकृत रिपोर्ट अलग होती है। ये किस तरह का पेच है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दलील दी जा रही है।
कांग्रेस की तरफ से दलील दी जा रही है। उसमें कहना है कि जिस मुद्दे पर बीजेपी की आपत्ति है कि इस केस के बारे में उसमें कोई डिटेल नहीं दी गई है, वो केस अभी कायदे से दर्ज ही नहीं हुआ है। उसमें किसी का आवेदन है, मीनाक्षी नटराजन चूंकि तेलंगाना की प्रभारी है, तेलंगाना में किसी मुद्दे पर उनके खिलाफ एक आवेदन पुलिस ने पहनी है। वो आवेदन अभी जिसने भी दिया होगा, वो आवेदन अभी सिर्फ आवेदन है, उस पर FIR नहीं हुई। ऐसा कांग्रेस का कहना है कि FIR नहीं हुई, इसलिए उस ये जो एफिडेविट दिया है मीनाक्षी नटराजन ने, उसमें उस FIR के बारे में, इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बीजेपी का कहना है कि चूंकि पुलिस में मामला पहुंच चुका है तो उनको ये बात में बताया जाना चाहिए था। इसी मुद्दे को लेकर दोनों में विवाद की स्थिति बन रही है। तो मैं जो मुद्दे की बात आपसे कह रहा था कि ये एफिडेविट का मामला है, ये फॉर्म में कोई गलती नहीं है। ये साथ में जो एनेक्शन लगते हैं, एफिडेविट लगते हैं, उसका मामला है। तो एफिडेविट में अगर कोई गलती है तो इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स को पावर नहीं होते जिससे उसके आधार पर फॉर्म कैंसिल किया सके। फॉर्म के साथ जो तकनीकी खामियां होती हैं, फॉर्म में नाम गलत भर गया है, फॉर्म में कोई कॉलम छोड़ दिया गया है, या फॉर्म में जो रसीद लगती है वो कहीं और से लगा दी गई है, इन सारे मुद्दे होते तब वो फॉर्म क्रिएट किया जाता है। मेरा जहां तक समझ है, मैं जहां तक पहुंच पा रहा हूँ, जितना मेरे ज्ञान है चुनाव का, उसके मुताबिक फॉर्म इस आधार पर ये नहीं हो सकता जी। यानी कि आप ये कह रहे थे कि जैसे कि रिटर्निंग ऑफिसर को तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो निरस्त कर सके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो फॉर्म है वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय तक पहुंचना एक लंबी प्रक्रिया जज यहां पर हो सकती है। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि इसके आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर खुद फैसला लेने की बजाय एक बार, क्योंकि मामला ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका चुनाव कंडक्ट करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मार्गदर्शन मांगा जाएगा, शायद उसके आधार पर जो निर्देश वहां होगा उसके आधार पर फैसला होगा। इसमें सरकार का या बीजेपी का या विधानसभा का या कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होता, न किसी को कोई अधिकार होते हैं इस पूरे मामले पर। पहली जो बात होगी वो जब अगर विवाद की स्थिति बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैसेज जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद जो कहानी होगी उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहां पर अब ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है, और आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर ये बताया जा रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जरूर इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब सामने आया, उनका ये कहना है कि देखिए हमारे प्रत्याशी का नामांकन पूरी तरह से वैलिड है और उसमें किसी तरह की कोई FIR या अधिकृत रिपोर्ट जो है जो कि अलग होती है, और इस तरह का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं आया है। और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने बताया, अजय जी जुड़े थे, कि ये तेलंगाना में जब प्रभारी थी उस दौरान का मामला, ये आवेदन का मामला है, किसी तरह की कोई FIR जो है अभी ये निकलकर सामने नहीं आई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले को ये बता रही कि भारतीय जनता पार्टी बेवजह का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इसे लोकतंत्र की हत्या बीजेपी बता रही है। और कांग्रेस का यह भी कहना है कि देखिए उनके जो प्रत्याशी ने जो फॉर्म भरा है वो पूरी तरह से वैलिड है। अब यही वजह है कि दोनों ही दलों के नेता यहां पर विधानसभा में आमने सामने आ जाते हैं, और उसके बाद हालात जो हैं वो बिगड़ते हैं, तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बन जाती है, और दंगल की स्थिति यहां पर देखने को मिलती है, जब एक दूसरे से झूमाझटकी, धक्का मुक्की होने जाती है सदन में। इस तरह से शोर शराबा होता है, नारेबाजी होती है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी यहां पर जुड़ गए हैं। फिरोज जी, ये बीजेपी तो यहां पर ये कह रही है कि आपके जो प्रत्याशी हैं मीनाक्षी नटराजन जी, उन पर ये कई गंभीर आरोप, उनका कहना है कि तेलंगाना में एक FIR दर्ज है, नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाई गई। फिरोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी फिरोज जी, मेरा सवाल यह है कि यहां पर जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, विधानसभा में काफी हंगामा हो रहा है, और आपके कैंडिडेट, राज्यसभा कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को लेकर गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। उनका कई तथ्य छुपाए गए हैं जो नामांकन फॉर्म। लगता है आवाज जो है वो फिरोज जी तक नहीं पहुंच पा रही, कोई नेटवर्क इशू है। और कांग्रेस प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इस पर पक्ष अपना रखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, ये हम उनसे ही समझेंगे। फिर एक बार जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये फिरोज सिद्दीकी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, सच क्या है? क्योंकि जिस तरह के आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं आपके कैंडिडेट के ऊपर। फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क इशू है।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम विधानसभा के अंदर की दिखा रहे हैं जब ये धक्का मुक्की हुई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप कांग्रेस कैंडिडेट के ऊपर लगाए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस जो है कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेता आमने सामने आते हैं और हंगामा यहाँ पर हो जाता है। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हमारे साथ आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी, और उनसे हम ये समझेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के गंभीर आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। बीजेपी का जो कहना है कि तेलंगाना में एक एफआईआर दर्ज है और नामांकन फॉर्म जब उनके कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन ने भरा तो उसमें ये जानकारी छुपाई कि उनके ऊपर एक एफआईआर जो है वो तेलंगाना में दर्ज थी, क्योंकि सारी जानकारियां उसमें देनी होती हैं और इसी आरोप को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है यही हम यहां पर समझेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता हैं प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, आपसे समझना चाहेंगे आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में हंगामे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी आपके कैंडिडेट पर लगा रही है कि जानकारी तथ्य यहां पर छुपाए गए, कितनी सच्चाई है इन आरोपों? तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को और अपने सांसदों को देख ले, कितने हमने भी तो आरोप लगाए हैं कि इनकी जो प्रतिमा बागड़ी है वो दलित नहीं है, वो बागड़ी नहीं है, हमने आरोप लगाए हैं। इससे पहले बैतूल की सांसद पे लगाए थे, फिर नरोत्तम मिश्रा पे लगाए थे, वो भी थे। वो तो असल वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या करके तीसरी सीट अपने सत्ता का बाहुबल का इस्तेमाल करके तीसरी सीट जीतना चाहती, जो कि वो संभव नहीं है। एक बार 2016 में कोशिश करके देख ली भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन नहीं हुआ। और ये विधानसभा में जाना, हंगामा करना, अरे भाई आप जाके रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत दर्ज कराइए, क्यों वहां विधानसभा में जाके हंगामा करते हैं? वहां आपका क्या काम है? रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत दर्ज कराइए, जो भी रिटर्निंग अधिकारी निर्णय लेंगे उसके बाद। और हमारी मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप होगा या कहीं भी वो अदालत में गई होंगी, जबकि वो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। तो हम तो ऐसा नहीं मानते, वो तो गांधीवादी नेता है। और जो तेलंगाना में जब प्रभारी थी वो, उस दौरान का कोई मामला है, कोई शिकायत एफआईआर दर्ज हुई है उनकी? दर्ज हुई है, मैं हूं, मेरे खिलाफ देवास में एफआईआर दर्ज हो जाए और पुलिस मुझे नोटिस दे के सम्मन ना करे तो मुझे कैसे जानकारी में होगा कि ये मेरे खिलाफ एफआईआर है? बताइए ना, मुझे कैसे जानकारी में होगा ये? जब किसी को जानकारी में ही नहीं है कि मेरे खिलाफ एफआईआर है तो वो उसकी जानकारी कैसे अपने फार्म में भर देगा? चलिए रुकिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। कृष्ण गोपाल जी, जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है ये तो आप लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के अनर्गल आरोप आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन पर। पाठक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, आप पाठक जी, आप सुन पा रहे हैं? पाठक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी को आवाज नहीं जा रही मेरे ख्याल में। नहीं, निश्चित तौर पर कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है फिरोज जी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही होगी। वो जुड़े ही हैं तो वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर जुड़े। कृष्ण गोपाल पाठक जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है फिरोज। हाँ, तो मतलब ये तो आप मानते हैं ना फिरोज जी कि एफआईआर दर्ज है किसी मामले में? ये हो सकता है कि आप तक खबर ना पहुंची हो, लेकिन मामला दर्ज वहां पर हुआ था, कोई आवेदन गया हो, कोई शिकायत वहां पर पहुंची हो? अरे भाई, कम्युनिकेट हुआ क्या? उनको सम्मन मिला क्या उनको कभी वहां की तेलंगाना पुलिस से? मैं कह रहा हूं ना, अगर आपके नाम से कोई एफआईआर किसी थाने में लिखा दे और आप तक अगर सम्मन ही नहीं है तो आपको कैसे जानकारी होगी? आप तक आवाज पहुंच रही है? जी फिरोज जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो हमारा ये कहना है कि उधर जाके हंगामा क्यों कर रहे हैं? प्लेन को उड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है डीजीसीए की तरफ से, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। ये भी हमारा आरोप है कि हमारे विधायकों को रोका जा रहा है कि वो बेंगलोर ना जाएं।
तो ये जो जिस तरीके की काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जनता भी कितनी ताकत दे, आपको वार्ड से लेके दिल्ली तक ताकत दे दी। अब जनता के हित में काम करो, तो ये जनता के हित में नहीं काम करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपने हिसाब से संविधान को, कानूनों को मोड़ना चलिए हमारे साथ फिरोज जी रुक जाइए आप, और कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। पाठक जी अब आपको आवाज मिल रही होगी मेरी। जी नमस्कार। जी नमस्कार पाठक जी, सवाल ये है कि देखिए जिस तरह के आरोप आप लोग कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन पर लगा रहे हैं, कांग्रेस का तो ये कहना है कि अनर्गल आरोप है, आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या है, ताकि उनका प्रत्याशी राज्यसभा ना पहुंच सके, आप लोग अपना तीसरा कैंडिडेट वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। देखिए, नामांकन एक निर्धारित प्रक्रिया है। हाँ। उसमें जो भी प्रत्याशी या कैंडिडेट पार्टी द्वारा बनाया जाता है, उसको अपने तथ्यों की पूरी जानकारी देना होती है। बहुत सारे उसमें बिंदु होते हैं, आपके ऊपर अपराध कितने हैं, किन वो तो ये कह रहा हूं प्रत्याशी को ये जानकारी नहीं है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। और अगर आप तथ्यों को छुपाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी स्क्रूटनी होती है। वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस के मित्रों से मैं आग्रह करूंगा, ये कहना है कि उनके प्रत्याशी को ही ये जानकारी नहीं है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है तेलंगाना में। या मैं वही बोल रहा हूं कि कांग्रेस के मित्रों से मेरा वही आग्रह है कि यह एक निर्धारित प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया है कि अगर हम नामांकन पत्र अपना दाखिल कर रहे हैं तो हमसे संबंधित जो भी तथ्यों की जानकारी हमसे मांगी गई है उसको पूर्णतः सत्य रूप से दें और पूरी दें, असत्य भी ना दें और छिपाने का काम भी ना करें। ये प्रकरण दोनों तरह की मान्यताओं से घिरा हुआ है। एक तो ये असत्य बोला गया कि हमारे ऊपर कोई वो नहीं है, दूसरा प्रकरण छिपाने का भी काम किया गया। कांग्रेस के मित्रों से मैं यही कहूंगा कि राजनीति में काम करना बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ना बहुत अच्छी बात है। सभी राजनीतिक दल जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो आप पहले कैंडिडेट की छानबीन करिए ना। क्यों नहीं आपने छानबीन की? आपने जब नामांकन पत्र दाखिल करने का काम किया जा रहा था उसमें क्यों नहीं पूरी तरीके से सत्य भरा? अगर आप छुपाएंगे तो निश्चित तौर पर जब जांच होगी तो वो सामने आ जाएगी। आजकल दुनिया ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ी हुई है, सब कुछ ऑनलाइन है। तेलंगाना में आपका कोई कैंडिडेट पर प्रकरण दर्ज है तो आपका उसमें उल्लेख करना चाहिए था कि भाई हमारे ऊपर तेलंगाना में यह इस तरीके का प्रकरण दर्ज है। आपने उल्लेख किया नहीं और अब जांच में वो मामला सामने आ गया, किसी ने सामने लाने का काम कर दिया। हो सकता है जिन्होंने सामने लाया हो वो कांग्रेस के ही पार्टी के सदस्य हो और मित्र हो। कांग्रेस की जो दशा और दुर्दशा है अंदर खानों की, वह राजीव जी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा प्रदेश देख रहा है। आपके अंदर ही है जिसने ये जानकारी दे दी। वो कला भारतीय जनता पार्टी में ही है। इनको पता नहीं कहां से मिल जाते हैं ये तथ्य। वही तो हम कह रहे हैं ना कि जिस कैंडिडेट को ये जानकारी नहीं है वो कैंडिडेट कैसे भर देगा अपने नामांकन में? अब मेरे नाम से लिखा हुआ है फिरोज सिद्दीकी। इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा राजीव जी। मेरा उत्तर ये है कि कांग्रेस पहले अपने विधायकों की और नेताओं की जांच करेगी ये जानकारी कहां से आई है, ये जानकारी मिली सही है भी या नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ ये जानकारी दी किसने है? पहले तो कांग्रेस इसकी जांच करे, उसके नेताओं का किसका हाथ है इस जानकारी को उपलब्ध कराने में। उसके बाद जो है इस तरीके के आरोप लगाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है। बड़ा इशारा उन्होंने कहा ये गुटबाजी है और अंदरूनी तौर पर खींचतान, और पता चला कि कहीं आपके ही किसी व्यक्ति ने यहाँ पर ये जानकारी दे दी भारतीय जनता पार्टी को। अगर लगातार यही कह रहे हैं कि देखिए आपके कई लोग उनके संपर्क में, ये इशारा वही है पाठक जी का। सिद्दीकी जी देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी है कि ना आप कांग्रेस की दम से हैं क्या? जब अच्छे से चुनाव हो रहा है कि 2 सीट उनकी है 1 सीट हमारी है, निर्विरोध वो चुनाव हो जाता। आप क्यों कूद गए इस चुनाव में तीसरे के कैंडिडेट को लेके? सवाल यही है कि वोट तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का बल के माध्यम से स्वतंत्र है प्रत्याशी, तो कोई भी पार्टी अपना उतारने के लिए, ये अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाती है? यही कह रहा हूं ना मैं। आप ईडी आती है विपक्ष के नेताओं के यहाँ, इनकम टैक्स आता है विपक्ष के नेताओं के यहाँ, सीबीआई आती है विपक्ष के नेताओं के यहाँ, सारे के सारे जितने काम होते हैं वो विपक्ष के नेताओं के। और जैसे ही बीजेपी में गया नेता वो धुल जाता है वॉशिंग मशीन में। ठीक है, अभी अगर चुनाव चल रहे हैं तो ये विषय अलग। चुनाव में अगर कोई पार्टी अपना प्रत्याशी तीसरा उतारना चाहती है, उतार सकती है।
उसमें नहीं उतार सकती है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हो ना आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हो। यही तो सवाल है, कैंडिडेट पे भी इल्जाम लगाया जा रहा है। अब भाई कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो नहीं अब आपके हम तो आपको 2016 में दिखा चुके हैं कि दिवेश तनखा जी जीते थे। आपको हॉर्स ट्रेडिंग करना है, सीबीआई का ईडी का इस्तेमाल करना है। पूरे देश भर में पार्टी है, वो तो ऐसा कुछ काम करती नहीं है। आपको सीबीआई ईडी देना चाहूंगा जी, बताइए पाटिल। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। हमारी तरफ से हम यही कहेंगे कि 2 प्रत्याशियों के विजयी वोट के बाद भी हमारे पास 48 विधायकों के वोट हैं। हम 10 और कहां से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास जाता है तो वो जीत जाए। पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी के पास यही हम कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं ना भैया पाठक जी कि आप हमारे 48 विधायकों को हम वोट से वंचित क्यों रखें? हमारे 48 विधायकों का वोटों का उपयोग हम कर रहे हैं। आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा ले जाइए। ऐसा क्या कारण है कि आपको दूसरे राज्यों में भेजना पड़ रहा है? प्लेन से अभी आपके विधायक दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, विधायकों को कांग्रेस की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। पाठक जी, दोनों ये इससे पहले जो कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं पार्टी सचेत है, सावधान है भाई। वो दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करना चाहते, तो भाई वो तो अलर्ट रहना, वो पार्टी की अपनी रणनीति के पास हम जा रहे हैं कि आप हमारे लिए वोटिंग करें। हमने सब कुछ छोड़ रखा है। आप अगर आपके पास वोट है तो आप वोटिंग कराइए। सीबीआई को छोड़ रखा है, वोट अर्जित करने का है, वो हम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई को छोड़ रखा है इन्होंने। कांग्रेस पार्टी को अपनी कृष्ण गोपाल पाठक जी, ये बता दीजिए ना कि 48 का तो आप भी जिक्र कर रहे हैं और सभी को पता है कि नंबर गेम में 48 है, तो वो 10 और कहां से आएंगे? ये इतना आत्मविश्वास कैसे आप लोगों के पास कि वो 10 और विधायक कहां से लेकर आएंगे आप? चलिए, कृष्ण गोपाल जी से संपर्क हमारा टूट गया है। तो फिरोजी, बहरहाल यही है, क्योंकि जिस तरह का अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि डर आप लोगों के अंदर है, और बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि देखिए अभी भी एकजुटता नहीं है पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं असंतोष है जिस तरह से जो। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि सीबीआई, ईडी, एनआईए इन सबका इस्तेमाल करती है। असंतोष इसलिए भी क्योंकि चुनाव से अभी हो सकता है। मीनाक्षी नटराजन को जब कैंडिडेट बनाया था तब भी विरोध हुआ। ज्ञानचंदानी जी, कोई हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, उन्होंने विरोध किया। और देखिए उसके बाद जब आप लोगों ने मीटिंग की, सब विधायक एकजुट हैं सब, लेकिन ज्ञानचंदानी जी एकजुट नहीं हुए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। तो भाई दो बार हारा हुआ आदमी वो क्या 1 लाख वोट से हारा हुआ आदमी क्या करेगा टिक के यहाँ, मतलब कांग्रेस काम में के नहीं थे वो ज्ञानचंदानी। हाँ, तो अब भाई वो खुद ही 1 लाख वोट से हारा है वो आदमी, तो वो क्या अब किसी के बारे में विरोध करेंगे और किसी के बारे में बोलेंगे। रही बात कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता, हमारे अंदर बिल्कुल एकजुटता है। जब तो हमने ऊपर से टिकट दिया, पूरी पार्टी पहले दिन से कह रही थी। एक विधायक ने हमारे गोपाल पाठक जी हमारे साथ एक बार, पाठक जी मैं वही पूछ रहा था, 48 का नंबर है आपके पास, 10 और कहां से लाएंगे? शायद यही डर कांग्रेस को सता रहा है। नहीं, वो लाएंगे, प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 48 विधायक हैं। प्रयास कांग्रेस कर रही है कि उसके विधायक अंतरात्मा की आवाज पर कहीं टूट के दूसरी जगह न चले जाएं, या कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर खाने की गुटबाजी को कांग्रेस जानती है। उसको मालूम है कि हमारी कमजोर आवाज आपको पता कैसे चल गई? उन कमजोर नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो कांग्रेस को अपनी कमजोर कड़ियों की जानकारी है कि अंदर खाने की कांग्रेस की स्थिति क्या है, किस प्रकार से धड़ों में बटी हुई है। एक अनार 100 बीमार थे, तो ये कैंडिडेट बन गई मीनाक्षी नटराजन जी। अब वो कुछ भी बोले, अपने घर की कमजोरी वो थोड़ी बताएंगे। अपने घर में, उनके घर में क्या कमजोरी है वो छुपाने का काम कर रहे हैं। हमें किसी को, ये कांग्रेस का आरोप है जो बिल्कुल निराधार है, उनके घर की कमजोरी है, वो इन आरोपों के जरिए ढकने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उनकी यह राजनीति मुबारक हो। उनको तो अपनी गिरेबान में झांक कर ये देखना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थिति है कि हमारे पास 58 विधायक हैं और हम 58 विधायकों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और विश्वास हमारी लीडरशिप पर, कांग्रेस के विधायक विश्वास नहीं उनकी लीडरशिप पर कर पा रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है। और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, दो सीट में निर्वाचित होने के पश्चात भी हमारे पास 48 विधायक शेष हैं। उन 48 विधायकों को हम वोटिंग के अधिकार से वंचित क्यों करें?
हार या जीत चुनाव का हिस्सा होती है। भारतीय जनता ठीक है। पार्टी चलिए प्रत्येक चुनाव को लड़ती चुनाव है। हो जाने दीजिए, सही बात है, क्योंकि देखिए अगर वो चाह रहे हैं कि 48 विधायक एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो वोटिंग उनकी भी होना चाहिए। आप अपनी वोटिंग कीजिए और जहां पर होता है जिसका प्रत्याशी जीते वो वहां पहुंच जाएगा। इसमें डर तो ऐसा नहीं है होना कि चाहिए। हाँ। ऐसा है कि हम तो कह रहे हैं ना कि आप डालिए ना वोट। किसने मना किया? हमने कहा आप डलवा लीजिए वोट। हाँ। फिर हम यही बात कह रहे हैं कि ये कभी कभी क्यों जागती है, इससे पहले क्यों नहीं जागी? इससे पहले भी तो हर 2 साल में राज्यसभा आती है मध्य प्रदेश में। आपने क्यों देखा क्या? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं वो अलग है। असल मुद्दा ये है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना है, खरीद फरोख्त करना है, 35-35 करोड़ रुपए के ऑफर देना है। आप ये अभी तो अब ऐसा कोई छापा पड़ा नहीं है मध्य प्रदेश में। कभी आप कहते हो कि 5-5 करोड़ के यहाँ पर ऑफर दिए जा रहे हैं भारतीय जनता, कोई सबूत भी तो रखिए, कुछ प्रमाण हो कि भाई बीजेपी ने ये कोई फोन पे अगर ऑफर दिया हो तो कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कि भाई ये 5 करोड़ का ऑफर दिया है। उसकी जीएसटी माफ की है इन्होंने, पता कर लीजिए। मोती महल जो है उसे सिंधिया को वापस दे दिया इन्होंने, पता कर लीजिए आप। अरे आप अभी क्या बताइए ना कि किसी ने 5 करोड़ का ऑफर दिया, कुछ कांतिलाल भूरिया कल कह रहे थे कि 5 करोड़ का ऑफर दिया है। नहीं जब हम तो यही कह रहे हैं ना कि ऑफर ये तो लगे हैं दौड़ में कि जनता का जो पैसे लूट का पैसा है वो किसी तरीके से लोकतंत्र के काम आ जाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर यही है मध्य प्रदेश में परंपरा रहती कि हमेशा हम वोटिंग से तीसरा कैंडिडेट चुनते हैं तो ये हमेशा करते। अभी अंतरात्मा फिर से जोड़ गई कि 48 कैसे लाएं, क्यों हम उनको रखें? तो ये अकल क्या अभी आई है? मेरा सवाल ये है। अभी 2 साल पहले भी तो हुई थी राज्यसभा, जब तो नहीं आई ऐसी अकल आपको? मैं उसका जवाब देता हूँ, दे दीजिए। मैं उसका जवाब देता हूँ। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो चुनाव हो रहा है इसलिए हम लड़ रहे हैं। यह सारा प्रकरण प्रारंभ हुआ है नामांकन पत्र में तथ्य छुपाने से लेकर कांग्रेस का अपने विधायकों पर अविश्वास। पहली बात तो यह है कि प्रत्येक प्रत्याशी का यह कर्तव्य होता है, नैतिक दायित्व होता है, संवैधानिक दायित्व होता है कि नामांकन भरते समय अपनी संपूर्ण जानकारी सत्य दे और सत्य के आधार पर दे। अगर आप तथ्य छिपाएंगे तो फंसेंगे। फिर आपके यहाँ पे इतनी अंदरूनी इतनी दुर्गति है कि आपके ही लोग सारी सूचनाओं को प्रसारित कर रहे हैं कि अरे इन्होंने ये छिपा लिया, अरे इन्होंने वो छिपा लिया। कांग्रेस पार्टी में इस समय जो एक अनार सो बीमार की स्थिति थी कैंडिडेट चयन को लेकर, जो कैंडिडेट नहीं बन पाए हैं उनके दुख का दर्द और आप समझिए फिरोज भाई। ठीक है, अगर जानकारी छुपाई है तो सामने भी आना चाहिए। फिरोज जी, फिर हंगामा किस बात का? अरे अगर सही है तो हंगामा नहीं है। हमारे कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन जी जीत रही हैं और 100% जीत रही हैं। तो लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो कुत्सित चालें हैं उनसे बचाना है हमको। पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? उस पर तो वो हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर किसी कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है किसी थाने में, तो वो अपना वो अपने फॉर्म में जानकारी कैसे देगा? ये भी जांच का विषय है। जब जांच होगी तब सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उनके चर्चा में शामिल होने के लिए। पाठक जी, फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नामांकन पर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और उसको लेकर विधानसभा में बवाल की